वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम सरफेस केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनिमेशन भी देखेंगे। दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स? एड्सॉर्प्शन तो आप जानते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ attracting and retaining molecules of one phase on the surface of solid or liquid. तो बेसिकली वो जो अदर फेज है दैट इज मोस्टली gaseous phase, or sometimes when we talk about adsorption of solutions it is in liquid state. Okay, now adsorption isotherm, iso का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो नाम से ही पता चल रहा है हम जिस भी रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं उसके अंदर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन्स हम इसको नोट करते हैं x by m. This is known as extent of adsorption. आगे हम चैप्टर में ना जब इस वर्ड को यूज करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है, तो उसका मतलब क्या है? नो, वेयर x क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, और यहां पे ये अमाउंट किस उसमें होगा? मास। ठीक है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। और m, दिस इज अमाउंट और मास ऑफ, मैं डायरेक्ट इसको मास ही लिख देती हूं, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। राइट, तो दोनों से बनता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मैंने इसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से जोड़ के रखा है। इसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लीजिए मैंने ऐसे राउंड राउंड में बना दिया, ठीक है, और यहां पे कुछ चारकोल के पीसीज रखे हैं, आड़े तिरछे, यहां सॉलिड चारकोल रखा हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट पाउडर्ड, मेरे पास सॉलिड पीसीज हैं चारकोल के। ठीक, अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी प्रेशर जितना भी रहे नो प्रॉब्लम, ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेशर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी नहीं ना, फिर भी क्योंकि ये आपस में भी टकराते रहते हैं, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी हुई है, खुद से भी टकराते रहते हैं और कंटेनर की वॉल के ऊपर भी, और कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचे, ये यहां पहुंच रहे हैं और ये यहां से उठ के वापस जा रहे हैं। तो दो प्रोसेस यहां पे हो रहे हैं, कौन कौन से? एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताने जा रही हूं, कितने मॉलिक्यूल यहां सॉलिड के ऊपर सेटल हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेटल्ड, ठीक है, तो उसका तो मास ही लेंगे ना, तो दैट विल बी x। ठीक है, 3 हुए, एक का मास हाइड्रोजन अगर है तो 2 ग्राम हुआ, ठीक है, तो यहां पे x, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेटल x, और कितना मास यूज हुआ, कितने ग्राम कार्बन के ऊपर कितनी गिवन गैस एड्सॉर्ब हुई। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है कि आप उसका एक्सटेंट निकाल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यू कैन कैलकुलेट। तो यहां पे आ गया अमाउंट और मास ऑफ चारकोल, दैट इज m। तो m के ऊपर कितना x, ठीक है, तो हम इसको एड्सॉर्प्शन को पर मिलीग्राम के अंदर भी काउंट करते हैं, एड्सॉर्प्शन पर मिलीग्राम, कि कितने मिलीग्राम कार्बन के ऊपर कितनी एड्सॉर्प्शन हुई है। तो आपको समझ आ गया होगा, x इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि कितने ग्राम के ऊपर कितना जो भी एड्सॉर्बेंट है वो कितना एड्सॉर्ब हुआ, तो उसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, तो यहां बात कर रहे थे ना, इसकी मुझे पहले फिर भी जरूरत पड़ेगी, इसको डायग्राम को मैं रहने देती हूं।
तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म? द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ substance absorbed by the adsorbent and the equilibrium pressure. किसका? गैस का. इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर. अगर गैस है तो प्रेशर, और अगर सॉल्यूशन है तो कंसेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं इस जो भी रिलेशनशिप है, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. तो इसमें इस तरफ आ गया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इधर हम ले लेंगे प्रेशर, राइट, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, राइट. आपको याद आ रहा होगा हम क्या करने वाले हैं? एग्जैक्टली, दिस इज नथिंग बट वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो बेसिकली क्या है, हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. तो यहां पे आप देखिए, इस जगह पे जाते जाते देखो प्रेशर बढ़ता जा रहा है. यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि अब यहां पे ये आ गया हमारे पास PS, मींस P सैचुरेशन, और इसको कई बार P0 से भी हम लिखते हैं, P0 और PS. ठीक है, मैं इसको यहां लिख दूंगी PS, क्योंकि इसके आगे सैचुरेटेड हो गया. अब आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाओ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए. कितना भी बढ़ा दो, आप उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएंगे. ठीक है, अब इसी चीज को मैंने आपको बोला था कि मुझे उस डायग्राम की जरूरत है, मैं फिर से बना रही हूं. ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर को हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से लोड किया हुआ है, राइट. ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है. ओके, यहां पे मैंने रखे हैं कुछ चारकोल के पीसेस, और इधर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अभी प्रेशर बढ़ा नहीं है, कुछ एक गैस के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर भी सेटल्ड है. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया. ओके, अब मेरी अगली कंडीशन क्या है? ये एज इट इज था, जितने भी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं. ओके, अब हमारी अगली स्टेज क्या है? ये प्रेशर बढ़ गया, मींस पिस्टन नीचे आएगा, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स भी नीचे आएंगे ना. तो ये वाले जो 5 थे अब इस एरिया में पहुंच गए, है ना, क्योंकि पिस्टन की नेक्स्ट पोजीशन ये वाली है, तो इन दोनों को भी नीचे आना पड़ेगा. ये रही पिस्टन की सेकेंड स्टेज. दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज. अब क्या हुआ? ये गैस के मॉलिक्यूल्स और नजदीक आ गए, मतलब यहां पे एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गया. जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, और नीचे उनके पास कोल है उसके ऊपर. ठीक है, ये मैंने चारकोल लिया है. ठीक है, एंड लेट इट बी ऑक्सीजन गैस, इसको ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस. ओके, अब ये इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन बढ़ गई. ये कौन सी स्टेज है? प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो यहां तक ग्राफ को देखिए. ठीक, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो इस एरिया का कंडीशन है ये, एब्जॉर्प्शन बढ़ती गई. ओके, अब क्या करें? अब हमने और प्रेशर बढ़ाया, अब क्या होगा? यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, मॉलिक्यूल सेटल हो रहे हैं. अब ऐसा होगा, मॉलिक्यूल वापस भी उड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं. अब ये वाली स्टेज आ गई, जिसमें क्या क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और डिसॉर्प्शन भी हो रही है. शुरू में सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही थी, क्योंकि कोल का सरफेस खाली था. मैक्सिमम सरफेस ऑफ कोल वाज एम्प्टी, इसलिए प्रेशर बढ़ाते ही एब्जॉर्प्शन बढ़ती गई. ओके,
थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ बैठते गए, कुछ उठते गए। ओके, फिर एक स्टेज ऐसी आई, फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया, अब सैचुरेशन हो गई। कैसे? जितने मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं मींस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसके बराबर आ गया? रेट ऑफ डीसॉर्प्शन। दोनों बराबर आ गए कि 4 मॉलिक्यूल बैठ रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं। और आपको पता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। हियर कम्स द इक्विलिब्रियम। अब ये लाइन जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल हो गई। अब आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्लास में जाते हो, ठीक है, अभी क्लास नहीं लगी है, प्रेयर हो गई, उसके बाद आप क्लास में जाते हो, सारे के सारे डेस्क खाली पड़े होते हैं, तो एकदम से द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपाइंग योर प्लेसेस, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। बढ़ गया, सारी जगह खाली थी ना, तो जैसे ही अब इसमें प्रेशर कहां पे है? टीचर के आने का डर कि टीचर आने वाला है, अभी हमारी क्लास लगने वाली है, टीचर आने वाला है। ठीक, तो वो प्रेशर हो गया। जैसे ही टाइम बीतता जाता है प्रेशर बढ़ता है, जल्दी जल्दी से आके आप लोग सेटल हो जाते हो। तो शुरू में प्रेशर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, आप लोग अपनी जगह भरते जा रहे हो, सिर्फ एड्सॉर्प्शन ही हो रही है। ओके, अब डिपेंड करता है टीचर कौन सा आने वाला है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ बच्चे बैठे क्योंकि अभी टीचर पहुंचा ही नहीं, प्रेशर तो बढ़ रहा है कि टाइम बीत रहा है, टीचर आने वाला है, लेकिन कईयों को आदत होती है पानी पी आते हैं, टॉयलेट जाए आते हैं, है ना, क्लास में बैठ के देखा अभी टीचर तो दिखाई नहीं दे रहा, चलो घूम के आते हैं, पानी पी आते हैं। ओके, अब कुछ एक बच्चे उठ के जाने लग पड़े, तो वो ये वाली स्टेज आई। अब सीधा इंक्रीज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, यहां पे एक्सटेंट थोड़ा कम हो गया। ओके, फिर जब टीचर आके क्लास में बैठ गया, मतलब इस तरह का सेटलमेंट हो गया, अब वो सैचुरेशन आ गई, टीचर क्लास में आ गया, प्रॉपर हो गया। अब अगर तो टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे, अब नहीं मैं आने दूंगा अंदर, अब सैचुरेशन आ गई, अब प्रेशर जितना मर्जी बढ़ता जाए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो गई। आई जस्ट ट्राई टू कोरिलेट दिस सिचुएशन कि शुरू में सरफेस खाली है, आप लोग बैठे, एड्सॉर्प्शन हो गई, फिर कुछ लोग बच्चे उठ के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो बीच वाली स्टेज आ गई। ठीक, और जिस वक्त सैचुरेशन आ जाती है, अब टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, मीन सैचुरेशन आ गई, अब जो रूम में है बच्चे वही के वही रहेंगे, और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया? इस एक्सिस के पैरेलल। तो ये है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आपने देख लिया प्रेशर बढ़ाने पर किस तरीके से होता है। यही अगर हम उल्टा करें ना बेटा, ये इनिशियल लें और ये फाइनल स्टेट लें, इसको यहां से यहां लेके जाएं, मींस ये हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल। ग्राफ को उल्टा लेके आओ, अब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटता जाएगा, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया। और चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो, फर्स्ट स्टेप उसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होता है। पहले वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे, दे विल सेटल, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी केमिकल रिएक्शन, जो भी प्रोसीजर आगे होगा। ठीक है, तो ये था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बेसिकली इट्स अ ग्राफ between extent of adsorption versus variation of pressure at constant temperature, right? अगर पेपर में आता है what is adsorption isotherm, तो सिर्फ आप ये लिखेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, ऐसा लिख के where x by m is extent of adsorption, p is pressure, p naught is saturation pressure. ठीक है, ओके। अब इन adsorption isotherms के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है, लैंडवेयर ने किया है, फ्रेंडलिक ने किया है, और हमारे सिलेबस के अंदर है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम इसके बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा है,
अब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट हाइपोथेटिकल बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस की प्रेशर की वेरिएशन पड़ी होगी ना, तो उन्होंने 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पे, 4 अलग अलग टेम्परेचर्स पे, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है कि लेट इट बी, एक उन्होंने वैल्यू ले ली 277 केल्विन पे, और एक वैल्यू ले ली 310 पे, और एक वैल्यू ले ली उन्होंने 195 केल्विन पे। लेकिन हर बार ग्राफ यही आ रहा है, हर बार ग्राफ यही आ रहा है। तो फिर कहीं जाके ये लोग जनरलाइजेशन देते हैं। साइंटिस्ट ओवरनाइट काम नहीं करते हैं कि रात को सोचा और सुबह जनरलाइजेशन तैयार होगी। दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। तो व्हाट फ्रेंडलिच डिड, उसने भी वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस के एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्टडी किया डिफरेंट मेटल के सरफेसेस के ऊपर, चारकोल के सरफेस के ऊपर, एंड आफ्टर दैट ही वाज एबल टू डिराइव अ जर्नलाइजेशन। और वो जर्नलाइजेशन क्या है देखें। उसने एक सेम आइसोथर्म का ग्राफ तो सेम ही होगा, आइसोथर्म के ग्राफ में चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। ये पैरेलल हो गया इसके। इधर है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इधर है वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब दिस साइंटिस्ट फ्रेंडलिट, he studied absorption of various different metals, and in 1909 he gave the generalization that, मैं यहीं से आपसे बात करूंगी। शुरू में यहां से यहां तक प्रेशर क्या है, लो। यहां देखो प्रेशर लो है ना, यहां से यहां तक कम है ना प्रेशर। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आ गया, तो ये क्या है, नियरली, थोड़ा और इसको नीचे लेती हूं, यहां देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहे हैं लो प्रेशर के ऊपर। तो इसके हिसाब से एट लो प्रेशर, फर्स्ट उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, एट लो प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, extent of adsorption, extent of adsorption of various gases on corresponding adsorbate shows the following observations with respect to variation of pressure. ओके, अब वो वेरिएशंस क्या थी देखें। फर्स्ट, एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। देख लीजिए, यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पी, मतलब इस एरिया में x by m is directly proportional to p। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, I will get kp, where k is constant of proportionality, okay, और x by m equal to kp, ठीक है, डन। तो यहां तक ग्राफ कुछ और आया, और इसके आगे देखो, हाई प्रेशर के ऊपर क्या है, यहां पे प्रेशर क्या है, अब हाई है ना, इसके ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है, इस प्रेशर को आप क्या लिखेंगे, पी नॉट और पी सैचुरेशन, यही लिखते हो ना। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, एट हाई प्रेशर x by m it is directly proportional to P0। सैचुरेशन हो गया ना,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जीरो. ओके, तो x बाय m इक्वल टू के पी जीरो. वी नो दैट एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल टू 1. तो x बाय m क्या आ गया भाई? कांस्टेंट. देख लो, आ गया ना यहां पे. x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट और x बाय m इक्वल टू के पी नॉट और x बाय m इक्वल टू k. x बाय m इक्वल टू k मीन्स कांस्टेंट. अब देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, कांस्टेंट हो गई. ओके, अब मेरे पास जो तीसरी ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है? ये वाली. एट इंटरमीडिएट प्रेशर. इंटरमीडिएट प्रेशर के अंदर क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 1 बाय n. और ये जो इसकी पावर है ना, अच्छा यहां पे n क्या होना चाहिए? n इज होल नंबर. n इज होल नंबर. और जो इसकी पावर है 1 बाय n हैज वैल्यू between 0 to 0.1 means 1 by n has fractional value. It will be having fractional value. Right. तो अगर मैं अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो I will get x by m equal to kp raised to power 1 by n. अब हमारे पास यहां पे ओके, हाँ दिखाई दे रहा है सबको. ये हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और वो तीनों यहां पे दिखाई दे रही हैं. ये रहा इंटरमीडिएट. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इंटरमीडिएट प्रेशर. और इसके अंदर क्या आया भाई? x बाय m इक्वल टू के पी 1 अपॉन n. और यहां क्या था? x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू. तो जो चीजें मैंने यहां लिखी है वो सारी की सारी देखो ग्राफ में भी शो हो रही हैं. आपको एग्जाम में आता है एक्सप्लेन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो बेटा डायग्राम बनाइए, उसमें ये सारी चीजें मार्क कीजिए, साफ दिखाई देता है हमने क्या लिखना है. ठीक है, अब देखो, जब यहां P की वैल्यू कितनी है? 1. Kp मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जब P की वैल्यू 0 आई, कांस्टेंट हो गया सैचुरेशन. इंटरमीडिएट आई मींस इट इज इक्वल टू प्रेशर रेज टू पावर सम फ्रैक्शनल वैल्यू. क्योंकि यहां पे वेरिएशन है तो वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शनल. यहां तक क्या थी? 1. यहां तक क्या है? 0. तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? 0 to 1. मतलब मैक्सिमम ये 0.5 तक आती है. तो इसको मैं चलो 0 to अगर 1 भी लिख देना, आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी. तो मैक्सिमम टाइम इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.5. इट इज बिटवीन 0 to 0.5. तो दिस इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, n हैज वैल्यू बिटवीन 0 to 1 और मोस्टली अप टू 0 to 0.5. इसको सॉल्व करके मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो आ जाती है हमारे पास 0.5 तक. ओके, 0 से स्टार्ट होती है तो 0.1 से लेके 0.5 तक. ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं कि n की वैल्यू 1 बाय n जो फ्रैक्शन है ये 0 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए. लेकिन आज दिन तक जितनी भी वैल्यूज आई हैं दे आर रेंजिंग बिटवीन 0.1 to 0.5. ठीक है, तो ये था फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी मुझे k की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है. मैं कैलकुलेट तो कर लूंगी कि इट शुड बी बिटवीन 0.1 to 0.5, बट कैसे? लेट्स फाइंड आउट. अब ये ग्राफ ऐसे ही मैं रहने देती हूं, इसको हटा देती हूं. ओके, इसको भी हटा देती हूं क्योंकि सारा कुछ ग्राफ में लिखा हुआ है. इधर है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ k एंड n. अब मुझे k और n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ओके,
from equation third I'm having x by m equals kp 1 by n. Okay, now taking log both sides, तो ये मेरे पास आ गया log x by m, this is log x by m equal to log k plus log p raised to power 1 by n ना, तो ये आ जाएगा 1 by n log p. ठीक है, देखिए जरा, y equal to mx plus c बन गई लीनियर इक्वेशन. तो दिस ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा. ओके, तो चलिए मैं यहां बना देती हूं ग्राफ. ये ग्राफ क्लियर हो चुका है ना सबको? इसको हटा देती हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, यहां पे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बना लेती हूं. अब मेरे पास जो ग्राफ आएगा, y क्या है? log x by m. दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस. ओके, x क्या है? log p. दिस इज स्लोप, दिस इज x. तो यहां पे आ गया log p. ओके, अब c क्या होता है? इंटरसेप्ट. और कोई भी ऐसा ग्राफ विच इज हैविंग इंटरसेप्ट, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. तो ये इतनी जगह से ऊपर उठेगा, ये गया ग्राफ. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. और ये किसके बराबर है? log k. जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, उसका log ले लेंगे. ठीक है, log k विल बी इक्वल टू, मैं वैल्यू निकाल के बताती हूं आपको अभी. ओके, हमने y को शो कर लिया, ठीक है, x को शो कर लिया. अब हमारे पास बचा स्लोप. m क्या है? स्लोप. और स्लोप किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा. एग्जैक्टली. तो यहां से ये मैंने 90 डिग्री की ट्रायंगल बनाई. दिस इज थीटा ए बी सी. अब यहां पे स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. चलिए पहले मैं स्लोप किसके बराबर लिखूंगी? m इज इक्वल टू, देखो m स्लोप किसके बराबर है? 1 बाय n. इट विल बी इक्वल टू 1 बाय n. और स्लोप किसके बराबर आएगा? टेंजेंट थीटा. और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? ए बी अपॉन बी सी. तो यहां से जो भी आपके पास स्लोप आएगा उससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब ए बी कहां से आएगा? इस ग्राफ को एक्सटेंड कीजिए, ये रहा ए बी. बीसी कहां से आएगा? इस ग्राफ को नीचे को एक्सटेंड कीजिए. ठीक, ये आया नीचे. दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी. ये रहा ए बी, ये रहा बी सी. ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ log k इज इक्वल टू इंटरसेप्ट. अब मान लो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, लेट इट बी, कोई भी वैल्यू हम ले लें x. log k इक्वल टू x, तो k किसके बराबर होगा? सामने वाली वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे. तो यहां से क्या निकल गया? k. इसी तरीके से यहां पे आ गई log k की वैल्यू आ गई. कैलकुलेशन ऑफ k. अब देखें n फ्रॉम स्लोप. स्लोप से स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड 1 बाय n इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अब देखो टेंजेंट थीटा की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना. लेट इट बी x. तो 1 बाय n इज इक्वल टू x. तो x किसके बराबर आएगा? n को उधर ले जाएं तो n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x और n विल बी 1 अपॉन x. इस तरीके से आप
n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और निकालना क्या था, k और n। उसके बाद क्या करना है, x बाय m आप निकाल चुके हो, प्रेशर आपको पता है, आपको सिर्फ k और n की वैल्यू पुट करनी है। यू विल गेट डिजायर्ड वैल्यू। जो भी आपको कैलकुलेट करना है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे किया है। जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर था, क्योंकि शुरू में 1 लास्ट में 0, दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही थी, इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हमारा जो हमारी वैल्यू आई थी फ्रेनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, दैट वाज x बाय m इक्वल टू kp 1 बाय n। लॉग ले लिया, उसको लीनियर इक्वेशन बना के हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया हमारे पास, log k, और जो टेंजेंट थीटा है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप क्या है 1 बाय n। जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी दैट विल बी पुट इक्वल टू 1 बाय n, क्योंकि टेंजेंट थीटा कितना हो सकता है यहाँ पे, आइदर इट मे बी टेंजेंट 45, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन करके एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब वन थिंग मोर, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सेम ग्राफ, हर चीज सेम रहेगी। अब जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशंस, एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, देखिए एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताती हूं। अगर एक बीकर लें आपने बीकर के अंदर डाला पानी, ठीक है, और उसमें डाल दिया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक, तो ये हो जाएगा ब्लू, ठीक। फिर आपने क्या किया, ऊपर से चारकोल डाला, चारकोल। अब इसके पूरे के अंदर चारकोल मिक्स हो गया। पहले ये ब्लू लिटमस डालते ही कौन सा कलर हो गया, ब्लू। अब ऊपर से चारकोल डाला, चारकोल डाल के जैसे उसको घुमाएंगे ना, आपने पिछली एनिमेशन में देखा था, हमने कोई भी ऑर्गेनिक डाई ली, चारकोल डाला, जब उसको फिल्टर किया तो सारे का सारा कलर चारकोल के ऊपर था और फिल्ट्रेट बिल्कुल कलरलेस था। इस केस में आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे, इसी के अंदर ही वो उसको सोख लेगा, सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टीवी में ना एक ऐड आती है पॉन्ड्स के फेस वॉश की, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिव चारकोल के साथ ऐड आती है। उसमें वो दिखाते हैं कि एक बीकर के अंदर थोड़ी थोड़ी गंदगी है और एक चारकोल का पीस डाला तो वो सारी की सारी इंप्योरिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा ही होता है जो चारकोल है। कुछ एक मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्किन केयर के लिए यूज करते हैं, उसमें चारकोल यूज करते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर चारकोल यूज किया जाता है। इट इज अ वेरी एक्टिव एंड गुड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो ये डस्ट को खींच लेता है। तो ब्लू लिटमस जो है वो चारकोल के ऊपर लग गया, एड्सॉर्प्शन हो गई। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक बीकर लिया और उसके अंदर, बीकर के अंदर हमने डाला एसिटिक एसिड, ठीक है, वी यूज्ड एसिटिक एसिड। ओके, अब हमने थोड़ा सा उसमें पानी भी डाला, प्योर एसिटिक एसिड नहीं डाला, हमने वाटर भी यूज किया है, ठीक है, और डाल दिया थोड़ा सा चारकोल। व्हाट विल हैपन, ये जो एसिड है ना, कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ एसिड इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द चारकोल। जब आप इसको फिल्टर कर लेंगे, और अब देखो वाटर के अंदर आपके पास प्योर है कि आपने लेट इट बी 1 नॉर्मल या 1 मोलर सोल्यूशन लिया था एसिटिक एसिड का, फिर आपने उसमें डाला चारकोल, एब्सॉर्प्शन हो गई। अब उसकी मोलैरिटी 1 मोलर नहीं होगी, 1 मोलर से कम आ जाएगी। कैसे पता लगाएंगे, वॉल्यूमेट्री के साथ। आप इसकी टाइट्रेशन करके एक्सटेंट पता कर सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे, वी कैन फाइंड कि कितना इसमें एसिड था और कितना उसमें से एब्सॉर्ब हो गया है। तो इस तरीके से जब हम सोल्यूशन की
जो हमारे पास जैसे कोई भी लिक्विड और सॉलिड की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस रहते हैं उन सॉल्यूशंस को सेम इसी तरीके से आप शो कर सकते हो, ठीक है। और जैसे एनिमल चारकोल हम यूज करते हैं शुगर को क्लीन करने के लिए, है ना। एनिमल चारकोल पता है क्या होता है? ये तो सिंपल चारकोल की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक लकड़ी से जो कोयला बनता है। एनिमल चारकोल मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स उसमें आप ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी जो बोन्स हैं उनको क्रश किया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है कि उसके अंदर अब कोई भी इंप्योरिटी ना रहे, एंड दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। मैनी शुगर इंडस्ट्रीज दे यूज इट, क्योंकि शुगर और जैगरी या जिसको आप शक्कर बोल देते हो या आप गुड़ बोल देते हो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वो गुड़ रहता है, तो उसको उसका कलर आपने देखा है ना, ऑरेंज ब्राउन जैसा होता है। तो चीनी भी तो उसी से बनती है, तो चीनी वाइट कैसे हो जाती है? कई बार हमारे घरों में चीनी आती है, हल्का हल्का येलोइशनेस होती है उसमें, ठीक है। तो कुछ एक इंडस्ट्रीज, कुछ एक जो शुगर मिल्स हैं ओल्ड पैटर्न के ऊपर चलते हैं, दे मेक यूज ऑफ एनिमल चारकोल बिकॉज एनिमल चारकोल हैज अ क्वालिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि शुगर के अंदर जिसकी वजह से कलर येलो आ रहा है वो उस डाई को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। मींस एक पूरी लेयर रहती है इतनी मोटी, शुगर का सोल्यूशन उसमें से पास कर जाता है और जो चारकोल हमने जो एनिमल चारकोल लिया है, जो येलो कलर है वो उसी के ऊपर रह जाता है और जो कलरलेस फिल्ट्रेट है वो आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से अब जब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, तो मेरे पास जैसे सिंपल था x बाय एम, log x बाय एम इट वॉल इक्वल टू log k प्लस 1 बाय एन log ऑफ p। सिर्फ प्रेशर की जगह पे क्या आ जाएगा? log c। बाकी सारा कुछ सेम, नथिंग विल चेंज, क्योंकि यहां पे हमें प्रेशर नहीं लेना है, क्या लेना पड़ेगा? कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशंस की एब्जॉर्प्शन भी सेम एज गैसियस फेज ही हम निकालते हैं। द ओनली डिफरेंस लाइन देयर इज, जब हम गैसियस फेज की बात करते हैं वी कंसीडर log p। तो आपको आता है ड्रॉ या राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहां पे p की जगह पे क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन c। बाकी सारे का सारा बिल्कुल उसी तरीके से देख लीजिए आप कि आपने अगर स्लोप निकालना है तो 1 बाय इक्वल टू उसके स्लोप के बराबर ले लेंगे, टेंजेंट थीटा के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन के बारे में या कोई भी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, चाहे आप सॉलिड के ऊपर गैस का कंसीडर कर रहे हैं या लिक्विड के ऊपर गैस का कंसीडर कर रहे हैं, आराम से उसके बारे में पता कर लेंगे, राइट। आफ्टर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लेट अस डिस्कस वन मोर टर्म एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, ठीक है। तो आई नो यू आर गेटिंग एन आइडिया नाउ। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोबार? ये रहा मेरे पास ग्राफ। अब मुझे प्रेशर रखना है कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट, ठीक है। इधर क्या रहेगा? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इधर अब वेरिएशन हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक्चुअली जब हमने किया एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, this is effect of temperature, because we are studying variation with respect to temperature, तो it is effect of temperature और हम इसको स्टडी करते हैं as adsorption isobar। तो क्या है ये adsorption isobar? ये एक ग्राफ है, ठीक है। दो तरह के ग्राफ्स बनेंगे with respect to temperature, extent of adsorption। तो एक ग्राफ बनता है ऐसे और एक ग्राफ बनता है ऐसे।
लेट मी चेक, विजिबल है, राइट। अब आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों में किया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको छुपा लूं ये पोर्शन, तो देखो दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल, दिस ग्राफ इज फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज फॉर chemical absorption, right? This is for chemical absorption. फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर पहले वो इंक्रीज करता है, बिकॉज rising temperature provides activation energy for the formation of chemical bonds. अब आप अच्छे से जानते हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड, तो उसके लिए एक्टिवेशन चाहिए। लेकिन जब एक पीक तक टेम्परेचर पहुंच गया, यहां तक एक्टिवेशन मिलती जा रही है, ओके, अब बॉन्ड्स बन गए, प्रोडक्ट वहां पे बन गया, बॉन्ड्स बन गए, ओके। लेकिन अब उससे आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो बॉन्ड बना है इट विल गेन एनर्जी, बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशंस आएंगे और इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर के ऊपर घटता जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या है, दिस इज व्हाट, ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच में है, देखो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बिटवीन extent of absorption and variation of temperature, variation of temperature कब, at constant pressure is known as adsorption आइसोबार, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन आइसोबार से हमें यह दिखाई दे रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन सीधा डिक्रीज करनी स्टार्ट कर देती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ती है देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो अगर मैं बात करूं, एक सिंपल अगर हम बात करें, हमें पता है एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखिए इधर हमारे पास है गैस प्लस हमारे पास है एड्सॉर्बेंट, और इधर क्या हो गया, गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट, यही है। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, थोड़ा दूर चला गया, मैं यहां लिख देती हूं, डेल्टा एच है नेगेटिव, बिकॉज चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, आइदर इट इज वीक वैन डर वाल और इट इज स्ट्रॉन्ग आयोनिक और कोवेलेंट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर शुरू में जब टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर के ऊपर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये डिक्रीज करेगी। लेकिन केमिसॉर्प्शन के अंदर क्या है, जब टेम्परेचर लो है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन चाहिए, अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़नी शुरू होगी, और उसके बाद में हाई टेम्परेचर के ऊपर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यहां इंक्रीज कर रही है, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो these are the particular graphs which are used to study the effect of temperature at constant pressure on extent of adsorption. Okay. अब देखिए ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, मैं ये चीजें पहले बता चुकी हूं आप लोगों को, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल। ओके, अगर हम प्रेशर को रखना है हमने कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अगर हम यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, increase in temperature shifts the equilibrium towards endothermic direction according to Lee-Chatelier principle। अगर आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इस एक्स्ट्रा इंक्रीज किए गए टेम्परेचर को कंज्यूम कौन करेगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन जो रिएक्शन होगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। अब आगे जाते हुए ये एक्सो है, वापसी पे क्या है, एंडो। तो देखो
गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट, रिवर्स होगी तो गैस और एड्सॉर्बेंट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आगे जाते हुए एड्सॉर्प्शन, पीछे आते हुए डिसॉर्प्शन। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो दीज वर एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। ओके, हम काफी डिटेल में इसको बात कर चुके हैं। तो अगर इनको अलग अलग भी आपसे पूछा जाता है, इन जनरल इंक्रीज इन टेम्परेचर से यही चीज आएगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है वो कम होता है। लेकिन जब आप उनको फिर दोनों में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी कि इट इज क्लियर फ्रॉम द isobar of physical absorption that it is maximum at low temperature and minimum at high. But in case of chemical absorption, in the beginning there is increase in extent of absorption and after that there is also decrease. मतलब एक आपने जर्नल बता दिया ऐसे करके, इन जर्नल तो यहां पे है गैस, गैस है एड्सॉर्बेट, प्लस मेरे पास है कोई भी सॉलिड एड्सॉर्बेंट, और यहां पे क्या हो रही है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। और आगे जाते हुए रिएक्शन है एक्सो, वापिस आते हुए रिएक्शन है एंडो। मींस आगे जाते डेल्टा एच है नेगेटिव और वापिस आते हुए डेल्टा एच है पॉजिटिव। ओके, अब देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature shifts equilibrium towards endothermic direction। मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोल रही हूं, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो दैट इज डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस, वापिस आते हुए क्या है डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस और extent of adsorption decreases at high temperature। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे जब आप एड्सॉर्प्शन आइसोबार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और इधर एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट शोज दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन is maximum at low temperature and decreases with increase in temperature, right? और इधर क्या लिखोगे, it shows that extent of adsorption increases with increase in temperature in beginning, as rise in temperature provides e-activation to the gas molecules for chemical bonding, and with further increase in temperature, extent of adsorption decreases। यस, विजिबल है सबको, मैं साथ साथ बोल भी रही हूं तो आप सुन भी रहे होंगे। तो बच्चे, जब आपको पेपर में अगर तो सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट आर एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स, आप लिख दीजिए। अगर आपको आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप उसको भी तो आइसोबार से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन, तो उसमें आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन का भी बताना पड़ेगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन का भी बताना पड़ेगा। और ये आपके पास एक जनरल टर्म है। Enthalpy of adsorption is always negative because there is always formation of bond. Either it is weak van der Waals or it is strong chemical bond like covalent or ionic.
तो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कभी भी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को पॉजिटिव नहीं लिखना है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। और जिस वक्त हम डेल्टा जी की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। और देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेल्टा जी बिकम्स 0, मींस इक्विलिब्रियम आ गया। और ये इक्विलिब्रियम किस में आता है? एड्सॉर्प्शन में। जितने मॉलिक्यूल बैठ रहे हैं उतने ही उठकर जा रहे होंगे, दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो एड्सॉर्प्शन में आती है, ठीक है, ओके। आपने आइसोथर्म पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, और अब एक और टर्म दैट इज आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर ओके। ये मेरे पास एक और ग्राफ है। इस ग्राफ में इधर मैंने लिया है प्रेशर और इधर मैंने लिया है टेम्परेचर, और मुझे यहां पे रिप्रेजेंट करना है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और मेरे पास वो ग्राफ आएगा हमेशा ऐसे, ठीक है। तो देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इट इज द ग्राफ शोइंग variation of temperature and pressure, variation of temperature and pressure for a given amount of adsorption, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास रहेगा फिक्स्ड अमाउंट, ये वाला जो है दिस इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मुझे अगर एड्सॉर्प्शन को फिक्स रखना है एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, तो टेम्परेचर और प्रेशर को किस तरीके से वेरी करवाना पड़ेगा? तो जो ग्राफ इन दोनों की वेरिएशन को स्टडी करता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिक्स है तभी तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी ना इसकी, तो दिस इज कॉल्ड आइसोस्टीयर। अब एक चीज देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करती है, ठीक। तो फिर ये ग्राफ जो है डिक्रीज वाला आना चाहिए था। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर रही है, तो मैं क्या करूं? टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घट रहा है, तो क्या करना चाहिए? प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर हैज टू बी इंक्रीज्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट रह रहा है। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये वैल्यू आई, ओके। टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, राइट। क्योंकि हम यहां वेरिएशन देख रहे हैं टेम्परेचर की, और जनरली एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल सरफेस से उठ जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और हम ऊपर से प्रेशर बढ़ा दें तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये सेम जैसी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड आइसोस्टीयर। तो अब आप लोगों ने आइसोथर्म पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, आइसोस्टीयर पढ़ लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। हम 2-3 लेक्चर से यही बात किए जा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ओके। यूजेस क्या है, कहां कहां यूज करते हैं? आप देख रहे हो मैंने कितनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग इट इन गैस मास्क, डाइंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों को डाई करते हैं। तो ये जैसे अलग अलग कलर्स हैं, देखिए थ्रेड के ऊपर पहले वो एब्जॉर्ब होता है, डाई एब्जॉर्ब होती है और उसका सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। डीह्यूमिडाइजर आप सबने देखे होते हैं। आप कभी थर्मस खरीदते हो मार्केट से तो उसके अंदर एक ना छोटा सा पैकेट डालना होता है, सिलिका जेल होती है उसके अंदर, तो दैट इज डीह्यूमिडाइजर।
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं बड़े बड़े हमारे पास, उनमें ह्यूमिडिटी ना जाए तो वहां पे भी हम सिलिका जेल यूज करते हैं एज अ डीह्यूमिडाइजर। क्योंकि जिस भी कंटेनर में आपने रखे होंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी है, तो वो छोटे से सिलिका जेल के पैकेट्स रख देते हैं कि जितना भी अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाएगा तो वो सिलिका जेल उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगी। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, मैंने बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं इसके। देन हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस जैसे हम ऐड करते हैं ना हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। आयन एक्सचेंज रेजिन्स, आपने सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर पढ़ी है +1 के अंदर। देन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, वैक्यूम मतलब बिल्कुल भी मीडियम नहीं रहेगा, बिल्कुल भी गैस नहीं रहेगी, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, एड्सॉर्प्शन की। कोई ऐसा मटेरियल रखेंगे जो बचे खुचे गैस मॉलिक्यूल्स को भी एड्सॉर्ब कर ले। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यस, इसके अंदर भी एड्सॉर्प्शन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सल्फर के पार्टिकल्स दे गेट एड्सॉर्ब ऑन द ऑयल पार्टिकल्स, ऑयल पार्टिकल्स उनको एड्सॉर्ब कर लेते हैं एंड अलोंग विद द फ्रोथ वो सोल्यूशन से ऊपर उठा लेते हैं। देन क्यूरिंग डिजीजेस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कहीं कट लग जाता है, मेडिसिन लगाते हो, है ना, ऐसे लगा देते हो, और आपको क्या लगता है वो एब्जॉर्ब होती है या एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि मैं एग्जांपल्स करा रही हूं, क्वाइट ऑब्वियस है वो एब्जॉर्ब ही होती है। अगर एब्जॉर्ब हो जाती तो वो तो ब्लड के अंदर चली जाती, लेकिन वो काम क्या करती है, जो आपका कट लगता है ना उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी वजह से पस पड़ जाती है, तो वो मेडिसिन उनके ऊपर एब्जॉर्ब होती है और उनको खत्म कर देती है। ओके, देन क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेसेस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, स्पेशली नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोकोनट चारकोल। कोकोनट का जो चारकोल बनता है, हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर कोकोनट चारकोल रख दिया और नोबल गैसेस डाल दी। मान लीजिए दो मिक्सचर है हमारे पास, दो गैसेस हैं, दोनों में से हमें सेपरेट करना है। अब आपको पता है एड्सॉर्प्शन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे भी डिपेंड करती है, तो हर नोबल गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन अलग होगी, तो उस बेस पे हम गैसेस, नोबल गैसेस के मिक्सचर में से इसको अलग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में जाना, देन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में स्टडी किया, हाउ इट वाज अप्लाइड फॉर द गैसेस एज वेल एज सॉल्यूशंस, राइट। देन वी लर्न अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।